नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की बैठक हुई। साय कैबिनेट की बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में प्रदेश के विकास और उससे जुड़ी योजनाओं को लेकर भी मंथन किया गया और कई मुद्दों पर मुहर लगी। बैठक में राज्योत्सव, धान खरीदी, राज्य की औद्योगिक नीति, उसके अलावा होलोग्राम, जो शराब के होलोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें लेकर, सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर और भी कुछ ऐसे विषय थे जिसमें हालांकि डीए का विषय तो उसके पहले ही आ गया था। कैबिनेट की बैठक के पहले ही डीए की घोषणा हो चुकी थी कर्मचारियों के लिए। इसके अलावा पंचायत में जो शिक्षक होते हैं, पंचायत शिक्षक, उनके आश्रितों से जुड़ा भी एक बड़ा फैसला लिया गया। वैसे शिक्षक जिनकी मृत्यु हो गई सेवा के दौरान, उनके आश्रितों को भी अब अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, जिसके लिए ये कर्मी, ये कर्मचारी, ये शिक्षक गण लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो बहुत से ऐसी योजनाएं, ऐसी घोषणाओं का निष्पादन इस पिटारे से निकला है जब साय कैबिनेट आज बैठी थी और इन विषयों पर मंथन हुआ। और भी कुछ विषय हैं जो हम बताएंगे आपको अपनी चर्चा के दौरान। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा मिल गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी, जिससे 3 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत और खुशी का कारण बना है। हालांकि शिक्षक मोर्चे ने इसे आधी खुशी बताया है। अगर सैलरी का कैलकुलेशन देखें तो राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अभी 55,200 रुपए है और फिलहाल 46% के हिसाब से इनका डीए 25,392 रुपए बनता है, और अब इसमें 4% के इजाफे के बाद यानी 50% के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो डीए बढ़कर 27,600 रुपए हो गया है। इस हिसाब से उनकी सैलरी में सीधे 2,208 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए किसान पंजीकरण की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। कृषि विभाग ने एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण शुरू कर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है और दिवंगत शिक्षक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वहीं साई कैबिनेट के फैसले पर कांग्रेस से सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि धान खरीदी को लेकर जो फैसला लिया गया है सीधे सीधे सरकार की बदनीति को दर्शाता है। इस साल पैदावार अधिक होने की संभावना है। इस साल लगभग 200 लाख मैट्रिक टन किसान धान बेचेंगे, तो फिर यह तिथि कम क्यों की गई? सरकार नहीं चाहती है कि किसानों को उनका समर्थन मूल्य मिले। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें से प्रमुख है खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्रिमंडलीय उप समिति के अनुशंसा के आधार पर राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद एवं लिंकिंग में धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। साय कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष धान की खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी, अर्थात कुल 75 दिनों के भीतर धान की खरीदी की जाएगी। यह सीधे सीधे सरकार की बदनीयती को दिखाता है। धान खरीदी की तिथि को कम क्यों किया गया है? किसानों का पंजीयन बढ़ गया है, रकबा बढ़ गया है। इस वर्ष पैदावार भी अधिक होने की संभावना है। इस वर्ष कम से कम 200 लाख मीट्रिक टन किसान धान बेचेंगे,
तो फिर यह तिथि कम क्यों की गई? कैबिनेट मीटिंग में खरीफ विपणन साल 2024-2025 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति का अनुमोदन किया गया। राज्य में खरीफ विपणन साल 2024-2025 के लिए 14 नवंबर 2024 से समर्थन मूल्य पर राज्य के किसानों से नगद और लिंकिंग में धान खरीदी शुरू करने का फैसला लिया गया है। राज्य में धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसान पंजीयन की प्रक्रिया जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। साल 2024-2025 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी। कैबिनेट में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में भी फैसला लिया गया। कैबिनेट ने अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया है। प्रदेश में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक की जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बार फिर किसानों को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो आपने रिपोर्ट देखा। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उसके बाद चर्चा शुरू करता हूं। सिलसिलेवार विषयों पर आऊंगा, आप सभी से बात करूंगा, जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा आप प्रवक्ताओं के क्या विचार हैं और कुछ ऐसे विषय हैं उस पर आप दोनों की कैसी धारणा, अगर साझा धारणा बनती है या फिर उस पर आपकी एक प्रकार की विभाजित राय है। चलिए ठीक है, पहले चर्चा आ जाने दीजिए। परिचय करवाता हूँ। वासु शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वासु जी, आपका स्वागत है। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ बलबीर सिंह बराज जुड़े हुए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वासु जी, जवाब दे लीजिए। पहला, आपने सुना होगा सुशील आनंद जी क्या कह रहे हैं। देर से आप धान खरीदी शुरू कर रहे हैं, कम दिनों तक धान खरीदना चाहते हैं, नियत पर सवाल उठा रहे हैं, आपने सुना होगा। देखिए संजय जी, कांग्रेस की नीयत, पहले उनकी नीयत हमेशा ही खराब होती है। वो सोचते ही खराब है, वो केवल भ्रष्टाचार की तरफ ही ध्यान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं। जहां तक धान खरीदी की बात है कि 14 तारीख से धान खरीदी चालू होगी, मैं तो कांग्रेस के पूछना चाहता हूं क्यों ये 1 दिसंबर से धान खरीदी की थी। पिछले समय संजय जी आपको भी याद होगा, इनके शासन के समय 1 दिसंबर से भी धान खरीदी हुई थी। तो थोड़ा अपने पर झांक लीजिए कांग्रेस वाले और कांग्रेस के नेता, उसके बाद सवाल कीजिए। धान का जितना भी होगा, धान किसानों से धान खरीदा जाएगा और हम तो कह रहे हैं हम 3100 रुपए में खरीदेंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे और एक मुश्त पैसा देंगे। आपके टाइप 4 बार नहीं देंगे घुमा घुमा के, हम एक बार में देंगे और सारे पैसा देंगे। और जहां तक बात किसानों की चिंता हम कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी किसानों को कोई दुविधा मत हो, इसके लिए पोर्टल रजिस्टर कर दिया है। तुम्हारे टोकन तुम्हारे द्वार करके ऐप भी लॉन्च किया, पिछले समय भी चला, अब भी चल रहा है। आप जाइए, जो डेट सुटेबल लगता है आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, टोकन कटाइए, लाइन लगने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में अपना धान बेचिए, किसानों से पूरा धान खरीदा जाएगा। पिछले समय आप संजय जी देखा होगा, मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ समय की दिक्कत हुई थी तो संडे तक को चालू रखा था, तिथि बढ़ाया था। अगर ऐसी कोई दिक्कत आगे चल के आती है, 31 जनवरी तक धान नहीं बिकता है, तो फिर मुख्यमंत्री जी उसमें चर्चा करेगी, मंत्रीगण चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे उसमें। तो इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या? कांग्रेस के जमाने में तो हाल क्या था, बरदाने से लेके सारे चीजों में कितनी दिक्कत होती थी, ये सारी जनता छत्तीसगढ़ के किसान भाई जानते हैं। यहाँ पर आपको एक भी खबर निकल के नहीं दिखेगी संजय जी कि यहाँ पर बारदाने की दिक्कत है, यहाँ पर सोसाइटी में कोई दिक्कत हो रही है। जहां तक आज मुख्य मंत्री परिषद की बैठक हुई है, उसमें ऑपरेटर की जो मांग थी उसको भी पूरा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। तो सारे कामों पे हमारी सरकार लगी हुई है और अच्छे से काम कर रही है। जी, एक बात और बताइएगा वासु जी, ये जो 49 आंदोलनों के प्रकरण वापस लिए जाने हैं, 49 करीब जो राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए FIR थे, तो इसमें भाजपा के लोग ही हैं जिन पर FIR थी या फिर इसमें कांग्रेस के भी लोग शामिल हैं? देखिए, इसमें संजय जी जो भी प्रकरण अगर हो, उस समय तिथि जो डेट निकलती है, जो डेट आता है, अगर उस तिथि में किसी के ऊपर भी ये राजनीतिक या जो भी राजनीतिक अपराध होते हैं, उसमें सारों के नाम होते हैं। वो भाजपा कांग्रेस से लेन देन नहीं होता, उसमें जितने भी लोग के नाम होंगे उसके सारे के स्पष्ट रूप से हटाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये आंदोलन में जो जिन पर भी FIR है उनसा ही होता है। ठीक है, आशीष जी आप सुन रहे होंगे। आशीष जी सुन पा रहे हैं? जी जी, आशीष जी आप तो सुन रहे होंगे, वही कह रहे हैं कि आप
अपनी ओर पलट कर देखते नहीं हैं, आरोप लगाते हैं, कह रहे हैं कि कम दिन धान खरीदी होनी है। लेकिन आप कहिए, आप तो 1 दिसंबर से आपने शुरू किया था। वासु जी कह रहे हैं कि बारदाने की इतनी कमी आ गई थी कि धान बिकना बीच में बंद हो गया था, खरीदना बंद हो गया था। अव्यवस्थाओं से भरी हुई थी स्थिति, वस्तु स्थिति, और ये कह रहे हैं, आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए, पिछले समय में पिछली बार जो धान खरीदी होने के बाद धान जो है बारिश में सड़ गया, रखरखाव की कमी की वजह से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव लड़ने में व्यस्त थी, लोकसभा चुनाव लड़ने में व्यस्त थी, और करोड़ों का धान जो है पानी में खराब हो गया। हम पिछले समय से भारतीय जनता पार्टी को ये सजेस्ट करते हुए आ रहे थे, ये इनको हम कहना चाह रहे थे कि जल्द से जल्द जो है धान खरीदी शुरू की जाए। अच्छी बात है, धान खरीदी की जा रही है, समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। देखिए, भूपेश बघेल जी ने जब से 2500 रुपए देना शुरू किया और अंत तक उसे बढ़ाते रहे, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय को अपने मैनिफेस्टो में भी लाना पड़ा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अगर 22 प्रदेशों में है, देश भर में 22 प्रदेशों में है, तो हर जगह ये समर्थन मूल्य नहीं दे रहे, हर जगह एमएसपी नहीं दे रहे, हर जगह ये धान नहीं खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी व्यवस्था थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया किसानों के प्रति एक कदम उठाने के लिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पिछले 10 महीने में सक्रिय रूप से विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और आने वाले समय में धान खरीदी में भी अगर कोई ऐसा मामला आएगा जिसे विपक्ष को उजागर करना होगा या सरकार को चेताना होगा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। रही बात आज की जो बैठक हुई और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था जिसमें जो है 4% डीए वाली बात हुई, मैं उस पर भी चर्चा करना चाहूंगा। आप बताइए सर। नहीं, बिल्कुल आप चर्चा कीजिएगा, उस सवाल पर आता हूं, क्योंकि मैं भी कुछ नेताओं से बात कर रहा था, जो कर्मचारी नेता हैं, बता रहे थे कि जनवरी से उन्हें उम्मीद थी कि जनवरी से दिया जाएगा, उन्हें ये भरोसा था कि एरियर्स जनवरी से मिलेगा, लेकिन घोषणा की गई तो 1 अक्टूबर से इसकी गणना होगी, ये बताया गया। और एक दूसरी बात ये हुई, बड़ी रोचक बात थी, वो नेता मुझसे कह रहे थे, जो कर्मचारी नेता हैं, कि इस बार भरोसा दिलाया है राज्य सरकार ने कि केंद्र का डीए जैसे ही बढ़ेगा हम आपका डीए बढ़ा देंगे। भरोसा दिलाया था बातचीत के दौरान, आश्वासन, और आज जैसे ये घोषणा होती है केंद्र सरकार 3% डीए बढ़ा देता है। वासु जी, बढ़ा देंगे? देखिए, निश्चित तौर पे सरकार जो है कर्मचारियों की चिंता कर रही है। जिस प्रकार से आज 46% बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और 4% बढ़ा, निश्चित रूप से कर्मचारियों को फायदा होगा। ये कर्मचारियों की सूद लेने वाली सरकार है, निश्चित तौर पे आगे जिस प्रकार की बातें आएंगी कर्मचारियों की बातें सुन के उसको भी बढ़ाया जाएगा। संजय जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बलबीर जी, ये जो देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक हुई, मैं पूरे एक सार में आना चाहूँगा कि जैसा कि आंदोलनों से जुड़ी बात थी, ठीक है, वो एक सरकारें करती हैं, राजनीतिक विषय होता है, राजनीतिक आंदोलन का समय समय पर होता रहता है, लेकिन जैसा आश्रितों को फिर से अनुकंपा नियुक्ति दी जानी है, एक बड़ा विषय ये भी आया है। मैं आप दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊँगा, इसमें थोड़ा बताइएगा बलबीर जी। होलोग्राम जो है अब वो केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार कहने का मतलब कि एक भारत प्रतिभूति मुद्रणालय है नासिक रोड पर महाराष्ट्र में, अब वो ये बनाएगा होलोग्राम। अब ये होलोग्राम बनवाया जा रहा है केंद्र की ओर से, मतलब केंद्र सरकार बनवाएगी। कारण ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी फीचर्स, क्योंकि होलोग्राम को लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखी गई थी पिछली बार जब कुछ जांच हो रही थी और कुछ नकली होलोग्राम की बात चल रही थी। कितना कारगर होगा, और जो विषय मैंने जो 1-2 जिक्र किए, क्या कुल मिलाकर हर तरह से एक प्रकार से साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि पिछली हम जो बैठ के देखते थे कैबिनेट की, उसमें बहुत से विषय कुछ ज़्यादा निकल कर नहीं आते थे। ये बड़े दिनों बाद एक जो बैठक हुई है कैबिनेट की, इसमें कुछ बड़े विषय, लोगों से जुड़े हुए सीधे विषय आए हैं। बलबीर जी। बिल्कुल ठीक कहा संजय जी आपने। ये जो कैबिनेट की बैठक है ऐसे वक्त में आई है जब कुछ ही दिनों के बाद नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है और बहुत सारे इसी तरीके के मामले आने वाले हैं जिस पे जनता से जुड़े हुए मामलों को देखा जा सकता है। तो ये जो बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं सभी बहुत ही सोच समझ कर लिए गए निर्णय हैं। सबसे पहली बात जो आपने मुझसे पूछी है वो होलोग्राम वाली बात जी। तो पिछली सरकार का उखड़ना, उस पर सबसे बड़ा कारण माना जाता है शराब घोटाला। तो इस बार ये सरकार नहीं चाहती है कि कोई ऐसा इनके ऊपर दाग या आरोप आए जिसको ये संभाल ना पाए। तो इससे बचने के लिए और इसको मतलब बचने के लिए बोलिए या इसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने एक ऐसा पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार के जहां से मुद्रण होती है
कागजात, वहां से ये होलोग्राम बनाया जाए, जैसे कि आपने बताया जी। है कि नासिक से ये बनेगा। जी। तो इसमें फिर घोटाले की संभावना मान लीजिए नगण्य ही होगी, और अगर होती भी है तो इसका आरोप छत्तीसगढ़ शासन पर तो नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा इनका कदम है कि आने वाले 2 दिनों में जो होलोग्राम आएगा और जो शराब की बिक्री होगी उसमें छत्तीसगढ़ सरकार की छवि बेदाग रहने वाली है। रही बात शिक्षकों के परिवारों की जो अनुकंपा नियुक्ति के बारे में है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, संवेदनशील निर्णय है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलो, इस सरकार ने इस निर्णय को लिया है, इसके लिए सरकार को साधुवाद है, अच्छा निर्णय है जी। अब बात आती है धान खरीदी के मामले को लेकर। तो धान खरीदी का मामला जो है, सबसे बड़ी जीत इनकी यह होने वाली है कि पिछली सरकारें किस्तों में धान खरीदने का पैसा देती है, लेकिन इस बार यह सरकार, जो पहले चुनाव के टाइम ही इन्होंने कह दिया था कि हम एक मुश्त में आपको पैसा देंगे, और दिवाली के लगभग जस्ट बाद ये पैसा आने वाला है, तो किसानों की बाहें खिली हुई हैं। इस बार दिवाली भी अच्छे आने वाली है, और एक मुश्त जब पैसा आता है तो उसका अगर किसान सोच समझकर उपयोग करेगा तो बहुत ही सही तरीके से कर सकता है, और ये उनके लिए वाकई एक दूसरी दिवाली होने वाली है जब ये पैसे धान बेचकर उनके पास, उनके खातों में आने वाले हैं। जी बिल्कुल, जो अंतर की राशि है समर्थन मूल्य और जो सरकार दे रही है 3100, जो अंतर की राशि है वो अब 3-4 किस्तों में नहीं बल्कि एक साथ मिलने वाली है किसानों को। ठीक है, आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे आप उस वक्त जब मैं डीए की चर्चा कर रहा था, कह लीजिए। देखिए, ऐसा है कि जो वादा किया गया था, जो मोदी जी की गारंटी बताई गई थी, उस मोदी जी की गारंटी में साफ साफ कहा गया था कि केंद्र सरकार के समान जो है डीए दिया जाएगा, और तो और साथ ही साथ जो विलंब का डीए है, एरियर्स जो है, उसका भी भुगतान किया जाएगा। अब देखिए, 9 महीने का एरियर्स जो है सरकार जो है डकार गई है। मेरे पास विजय बघेल जी का पत्र है, ये विजय बघेल जी का पत्र है। विजय बघेल जी ने कुछ दिन पहले ये पत्र लिखकर कहा था, और साफ तरीके से कहा था कि भाजपा घोषणा के अनुसार जो है भत्ता पूर्व के विलंब से देय महंगाई भत्ते का एरियर्स का भुगतान किया जाएगा, जो कि मोदी जी की गारंटी मान के स्वीकार किया जाता है। तो देखिए, मोदी जी की गारंटी बोलकर भी जो है अब जो सरकारी कर्मचारी है खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। 53% डीए जो है केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और राज्य सरकार ने 46 से 50% 4% बढ़ाया, परंतु 9% एरियर्स जो है वो 9% एरियर्स जो डकार गए। इसके अलावा जो 2019 के एरियर्स की मांग थी, विलंब हुआ था, उस पर कहा गया था कि जीपीएफ और सीजीपीएफ में जो है इसको जमा किया जाए, इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। आप देखिए, कर्मचारी संघ ने 29 सितंबर को जो है धरना प्रदर्शन किया था, और अब 29 अक्टूबर को, आज ही उन्होंने जो है दोबारा 29 अक्टूबर को जो है फिर से नो पेंडिंग, जो कि एक बार ऑलरेडी प्रदर्शन कर दिया गया है। 24 अक्टूबर, आशीष जी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर जी माफ करिएगा, 24 अक्टूबर को जो है पेन डाउन डे फिर से बनाने का, फिर से प्रदर्शन करने का जो है निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से कर्मचारी इस बात से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के नाम पे अगर कोई गारंटी या कोई योजना लाई गई है तो उसका क्रियान्वयन एज इट इज होना चाहिए, और इसमें छलावा छत्तीसगढ़ के कार्यों के साथ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वासु जी सीधा जवाब सर, सीधा जवाब। देखिए संजय जी, वही मैं कहता हूं ना, कांग्रेस कुछ करती नहीं और भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है, उस पर भी आपत्ति है। आपने मोदी की गारंटी की बात कही, मोदी की गारंटी में जो वादे गए छत्तीसगढ़ में काम हो रहे हैं। हमने कहा था मातारी वंदन योजना में 1000 रुपए देंगे, महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। हमने कहा था हम 3100 रुपए किसानों को देंगे, 21 क्विंटल खरीदेंगे। हमने कहा था तेंदुपत्ता 5500 रुपए प्रति मानक बोरे में खरीदेंगे। हमने कहा था आवास योजना के तहत 8.5 लाख आवास आपके समय में पेंडिंग हो गए थे, उसको आप स्वीकृत करने दिया। 11,000 करोड़ से ऊपर का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना में ये 11 महीने में काम करके दिखाने वाली सरकार है। जहां तक आप कर्मचारियों की चिंता की बात कर रहे हैं, 4% अभी बढ़ाया,
अभी हमारी 5 साल की सरकार है। आपके टाइप हम झूठे वादे करके सत्ता में नहीं आते बंधुआ। आप जो वादे किए थे, यही संजय जी ये महिलाओं से वादा किए थे, इनके घोषणा पत्र को उठा के देखिएगा 2018 में हमारी सरकार बनते साथ हम हर महिलाओं को 500 रुपए उनके अकाउंट में देंगे। आप छत्तीसगढ़ में, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार एक और भी बैठे हुए, उनसे पूछ लीजिए किसी महिलाओं को 5 रुपए भी उनके अकाउंट में मिला है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो वादा करती है उसको निभा के दिखाती है। ये कांग्रेस टाइप बोलने वाली सरकार नहीं, काम करने वाली सरकार है। अब कर्मचारियों की चिंता करेगी और 5 साल का समय निश्चित रूप से सारे वादे जो हमने करके आए वो पूरा होंगे संजय जी। ठीक है आशीष जी, एक बात मैं देखता था जब पिछली बार सरकार थी कांग्रेस की, एक बात मैं देखता था, बहुत सी योजनाओं पर जब सवाल किया जाता था कि भाई ये तो घोषणा पत्र में था, आपके क्यों नहीं है, तो यही कहा जाता था जो वासु जी कह रहे हैं कि भाई जनादेश तो 5 वर्षों का मिला है, अभी तो हम शासन में हैं, कर रहे हैं, करेंगे, ये आने वाले दिनों में करेंगे। आने वाले दिनों में आप लोग बताया ही करते थे कि हमने इतना प्रतिशत कर दिया, फिर आपने कहा कि हमने लगभग अंत में आपने कहा हमने 100% कर दिया। तो इंतजार कर लीजिए ना, इतनी जल्दबाजी क्या है? सर देखिए, मैं कहना चाहूंगा वासु जी से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, आई और हाफ हुआ बिजली बिल वापस से पूरा हो गया, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, राजीव अनुदान बंद हो गया, और ऐसी तमाम चीजें हुई जिनसे सीधा सीधा जो है जनता को इफेक्ट पड़ा। उसके साथ साथ जाना जापान और पहुंच गए चीन। मैं इनसे साफ सुथरी बात कर रहा हूं कि डीए जो है एरियर्स के साथ देना था, 9 महीने का एरियर्स डकार गई सरकार। क्या वासु जी ये इस पटल पर जो है घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में जब एरियर्स बढ़ाया जाए, जब डीए बढ़ाया जाएगा दोबारा से, तो इस 9 महीने का एरियर्स सरकार देने वाली है क्या? अगर देने वाली है तो आज ये स्पष्ट कर दें, और सारे कर्मचारियों को जो है आज दिवाली का बोनस जो मिलने की खुशी सरकार मना रही है, वो कर्मचारियों को भी मनाने का मौका दे दें। वासु जी, अब आशीष जी को तो यही दिक्कत है। आशीष जी कर्मचारी खुश हैं, 4% डीए बढ़ा है और 50% आगे भी वो जानते हैं अगर वो कोई पूरा कर सकता है। उस सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती थी, कर्मचारी जानते थे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। आप तो भ्रष्टाचार में लगे रहते थे। दूसरी बात, अच्छा सवाल आपने उठाया आशीष जी, आपने कहा राजीव उमेतान क्लब की बात, ये आपकी डूबती रग है। कहीं ना कहीं जनता ने आपको और युवाओं ने सबक सिखाया इस राजीव उमेतान क्लब। 132 करोड़ रुपए संजय जी, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में लगना था, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बांट दिया गया। एक भी युवा जो राजनीति से ताल्लुक, कांग्रेस पार्टी ताल्लुक नहीं रखता होगा, एक भी युवा को इससे लाभ हुआ होगा तो मैं मान जाऊंगा संजय जी। ऐसी योजना लाते थे, इनका जो स्कीम रहता था ना वो स्कैम करने के लिए लाते थे संजय जी। कांग्रेस की आदत ही यही है कि स्कीम लाते थे स्कैम करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी जो लाती है योजना वो जनता को लाभ पहुंचे ऐसी योजना में काम करती है। तो यही डिफरेंस है आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस। जी आशीष जी, संक्षेप में बलवीर जी के पास जाऊंगा। पार्टी की दिक्कत ही यही है कि कोई भी योजना में इनको जो है गड़बड़ी और कांग्रेस पार्टी नजर आ जाती है। आप ये बात सोचिए कि हर वार्ड में 2-2 क्लब बनाए गए थे और हर क्लब में 40 से अधिक जो है मेंबर थे। अगर इतने मेंबर थे और इतने लोग, अगर क्रिटिकल लोग कार्यकर्ता थे चुनाव कैसे हरा दिया भाई? अगर इतने कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे, एक वार्ड में 2-2 क्लब, यानी 80-80 कार्यकर्ता एक वार्ड में, तो फिर ये हमको तो कभी चुनाव ही नहीं हरा पाते। इतने कार्यकर्ता होने के बाद तो कोई देश में चुनाव नहीं आते। पैसे इतनी बांट रहे थे आशीष जी कि चुनाव में वोट दें, ये योजना थी आपकी। देखिए ठीक है कबूल रहे कि पैसा इसलिए बांटा जा रहा था कि चुनाव में वोट दे। ठीक है आशीष जी, वासु जी, आशीष जी, कार्यकर्ता नजर आते हैं। आशीष जी, मेरा स्पष्ट था कि इनसे मैंने पूछा था क्या आने वाले समय पे एरियल बढ़ाकर देगी, उसका जवाब वासु जी ने नहीं दिया। इसका स्पष्ट है मतलब कि नहीं, ये 9 महीने का एरिया सरकार डका चुकी। अच्छा ठीक है वासु जी कुछ कहेंगे? देखिए मैं संजय जी स्पष्ट रूप में कह रहा हूं, अभी 11 महीने सरकार को हुए हैं, हमारे पास 4.5 साल से 4 साल से ऊपर का समय है। आगे देखिए सारे वादे पूरे होंगे, मोदी की गारंटी में पूरे काम हो। ठीक है बलबीर जी, देखिए ये कुछ विषय जो निकल कर आए हैं और जो मैं आपसे बात कर रहा था, कुछ और भी बात है औद्योगिक नीति पर भी आगे बढ़ने, क्योंकि देखिए जब आप इतनी बड़ी योजनाएं लेकर आते हैं, जब आप इतने घोषणाएं लेकर आते हैं, जब उनको ज़मीन पर उतारना होता है तो निश्चित रूप से आपको धन चाहिए, आपको अर्थ की ज़रूरत होती है। अब अर्थ का उपार्जन कैसे हो, इसके लिए कुछ नीतियां होती हैं, बड़ी सशक्त नीतियां जो होती हैं वही कारगर होती हैं और उनसे ही उपार्जन का ये रास्ता खुलता है, कुल मिलाकर राजस्व का रास्ता खुलता है। तो नई औद्योगिक नीति को लेकर भी चर्चा हो रही है, जैसे कि जो कोर सेक्टर्स के जो सीमेंट,
जो हैं वो आने वाले हैं। एथेनॉल कंपनीज़ की भी कुछ बात हो रही है, जिनको कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। वासु जी भी सुन रहे होंगे, एथेनॉल कंपनीज़ है। तो ये मैं ये देख रहा था कि पिछली भी सरकारों में एथेनॉल बनाने की बहुत परमिशन मांगी जाती थी। कहा जाता था कि हमारे पास अतिरिक्त धान है, एथेनॉल बनाने की अनुमति मिले ना मिले, लेकिन ठीक है, सरकार करने वाली है। तो क्या आप देख रहे हैं कि उद्योग की दिशा में भी और धन उपार्जन की दिशा में भी ये जो नई औद्योगिक नीति है, जिसका कि खाका तो तैयार हो चुका है और चल भी चुकी है सरकार, इस दिशा में कुछ ब्लूप्रिंट्स हैं, एक बड़ा जो रोल है अदा करेगा, यहाँ पर बड़ा रोल करेगा, क्योंकि वादे बहुत से पूरे करने हैं और मैं नहीं समझता कि सारे वादे सिर्फ कर्ज से ही पूरे किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा संजय जी। किसी भी राज्य का जो आधार है वो उसके अर्थ पर टिका रहता है और पैसे आएंगे तो राज्य के सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। ये तो बेसिक सिद्धांत है। बिल्कुल। और इसके लिए यही औद्योगिक नीतियाँ जो हैं ये काम करती है और ये अगर बहुत ही अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से बनाई जाए तो राज्य को फायदा होता है। जैसे आप मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन सरकार MOU के लिए राजस्थान, बेंगलोर, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाकर वो अपने यहाँ उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं। और ये बहुत सही सोच है मोहन सरकार की कि अगर उद्योग लगेंगे तो पैसा तो आएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय व्यापारियों को उससे जुड़े हुए काम मिलेंगे। तो बहुत अच्छी सोच है। हालांकि मंत्री चौधरी जी जो वित्त मंत्री भी हैं वो इस दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो रोड मैप है भारत विजन वाला, जो छत्तीसगढ़ विजन वाला है, वो इस दिशा में शायद काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ऐसे सुनने में आया है। और ये जो एथेनॉल वाली बात है और सीमेंट उद्योग वाली बात है, तो एथेनॉल के उद्योग लग तो रहे हैं, जैसे बेमेतरा बेल्ट वगैरह में हमने सुना है कि एथेनॉल लग रहे हैं, लेकिन वहाँ के ग्रामीण इसके विरोध में भी दिखते हैं। आए दिन हमें ऐसे आंदोलनों की समाचारों में हम दिखाते भी हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ ऐसे कोई एथेनॉल संबंधित उद्योग लगे। उनका इसके पीछे स्पष्ट कारण है, या उनको ज्ञान नहीं है या सरकार ज्ञान नहीं दे पा रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसे उद्योग लगते हैं एथेनॉल जैसे, तो उनकी जो भूमि है वो खराब होगी, पर्यावरण के संबंध में दिक्कतें आएंगी। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन भी इसके आड़े आ रहे हैं। तो सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी होगी, एक ऐसा विंडो बनाना होगा कि अगर उस विंडो से कोई उद्योग पास हो जाता है, फिर उस पर ग्राम पंचायत की भी सहमति ऑटोमेटिक मिल जाए और जिला कलेक्टर, मतलब हर जगह से उद्योग लगाने वाले को इस सहूलियत मिल जाए, तब तो उद्योग लग पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि कुछ ऐसा सिंगल विंडो जैसा सिस्टम बनाया जाए कि आदमी जो ऐसे उद्योग लगाने के लिए आ रहे हैं, उद्योगपति, वो उस विंडो पे जाएं और वहाँ पर उसको एक ऐसा सम्मिलित कागज मिल जाए कि वो कागज फिर चाहे वो पंचायत हो या ग्रामीण हो या कोई भी अगर इस तरीके का विरोध करता है तो वो जस्टिफाइड ना मान के उसे उद्योगपति के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए सरकार को। ठीक है। हालांकि जब मैं नई उद्योग नीति का एक खाका मैं पढ़ रहा था, अभी भी कुछ होने वाला है, उसमें कुछ और भी प्रेजेंटेशन्स होने हैं, कुछ सुझाव आने हैं, वासु जी जानते होंगे। तो उस उद्योग नीति में ये भी है कि सिंगल विंडो सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है कि एक ही जगह से सारे संबंधित विभाग एक ही विंडो पर होंगे, अलग अलग विभागों से अलग अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कई बार देखिएगा, कई बार हमने भी देखा है, बहुधा देखा है हमने कि ऐसे जब प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब ऐसे उद्योग आते हैं, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारों की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात बता रहा हूं, आम धारणा होती है कि ऐसे उद्योग, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि विकास की बुनियाद रखते हैं, वो राजनीति का बड़ा शिकार हो जाते हैं। और राजनीति सर वहाँ से निकलती है जो भी विरोध में होता है, मतलब जो विरोधी दल होता है। विरोधी दल की भूमिका किसी की भी हो सकती है, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे कार्य राजनीति का शिकार हो जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं एक तरीके से, वो इस बात को समझने में मैं कहता हूँ कि उन्हें आवश्यकता है कि उन्हें ये समझाया जाए कि उद्योग आ रहा है, तब उन्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है, इससे क्या लाभ हो सकता है, आने वाले जो दिन है उसमें विकास की कैसी धारा बह सकती है। दूसरी बात, ये सरकारों की जिम्मेदारी है, दायित्व है, परम दायित्व है कि वो उद्योगों के साथ पर्यावरण और सुरक्षा का भी वैसा ही समुचित ध्यान रखें और इस पर सख्त नियम बनाएं। विकास तो हो, लेकिन विकास के साथ ये सारी चीज़ें सुरक्षित हों, जो कि जीवन का अभिन्न हिस्सा है।
तो आज आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बलबीर जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, वही जो कैबिनेट का फैसला आया है और उसमें इसके जो अलग अलग आयाम हैं, जो कैबिनेट ने निर्णय लिया है, आने वाले दिनों में उसका क्या प्रभाव हो सकता है, क्या होने वाला है और कहां कहां इस निर्णयों के माध्यम से सरकार ने छूने की कोशिश की है, तब ये सब कुछ विषय निकल कर आता है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चुनाव हैं, निगम के चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, तो ऐसे में मैंने जैसा कहा कि बहुत दिनों बाद ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिली। हालांकि समय समय पर जो भी घोषणाएं होती थी, घोषणा जो भी होती थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता से ही जुड़ी होती थी, लेकिन अभी कुछ ऐसे विषय जरूर शामिल किए गए जो कि लंबे मांग की अपेक्षा थी, जो उनका लंबे समय से इंतजार चल रहा था, उन्हें भी पूरा किया गया। आने वाले दिनों में भी और भी कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो घोषणाओं का हिस्सा हो सकते हैं, चुनावी घोषणाओं का एक बंद हो सकते हैं, उन पर भी सरकार ध्यान रखेगी, ऐसा कहा जा रहा था। तो आज की चर्चा में इतना ही। किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।